Hey guys, welcome back to my channel. After respiratory disease, let's move on another set of disease, that is diarrheal diseases and worm infestations और वर्म इन्फेक्शन। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिजीज पोलियोमाइलाइटिस या फिर आपको जिसको पोलियो बोलते हैं उससे। सो फर्स्ट लुक एट द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पोलियो इन द वर्ल्ड। तो पोलियो अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है बिकॉज 3 एंडेमिक कंट्रीज जो हैं जो बची हैं अभी तक, जहाँ पर अभी भी पोलियो के केस मिलते हैं। एंड ये जो 3 कंट्री हैं वो हैं आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। तो आपको इफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन में वर्ल्ड मैप पर ये 3 कंट्रीज कलर करके दिखाई जाती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जामिनर पोलियो डिजीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको अगर इस टाइप का अगर फिगर देखने को मिलता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये पोलियो के बारे में बात हो रही है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी ऑफ पोलियो इन इंडिया। तो लास्ट केसेस ऑफ पोलियो 13 जनवरी 2011 को हावड़ा वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट हुआ था, यानी कि लास्ट केस हुए अब 12 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बट अभी तक WHO ने पोलियो की एलिमिनेशन इंडिया से डिक्लेयर नहीं की है। इंडिया ने 2014 में WHO को पोलियो एलिमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, बट WHO ने इंडिया को एलिमिनेट डिक्लेयर ना करते हुए इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस दे दिया। तो 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस मिल गया। सी, पोलियो का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है पोलियो वायरस। और ये पोलियो वायरस जो होता है ये अभी 3 टाइप के होते हैं, P1, P2 एंड P3 भी होते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप का होता है। सी, तीनों वायरस की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है एपिडेमियोलॉजी में। सो विच ऑफ देम इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक। तो इन तीनों में से कौन है जो मोस्ट कॉमन कॉज है एपिडेमिक का? वो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक इज P1 वायरस। ओके, तो जब भी वर्ल्ड में एपिडेमिक हुआ तो मोस्ट कॉमनली P1 वायरस से ही ये एपिडेमिक रहा है। एंड इन तीनों वायरस में से मोस्ट एंटीजेनिक इज P2। सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक जो है वो P2 है, इसलिए पोलियो वायरस टाइप 2 को ईजिली इरेडिकेट कर दिया गया। ओके, क्योंकि ये बहुत एंटीजेनिक है। WHO ने P2 वायरस को 20 सितंबर 2015 को इरेडिकेशन P2 वायरस का डिक्लेयर कर दिया। सी, ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से 2 तरह के पैरालिसिस होते हैं। एंड ये जो 2 तरह के पैरालिसिस होते हैं वो होते हैं आपको VAPP मीन्स वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, एंड एक और होता है VDPV। तो VDPV होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ओके, तो कौन से तरह के पोलियो वायरस से ये दोनों होते हैं? BAPP वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो और VDPV वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो ये जो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो है, ये इसका जो कॉमन कॉज है वो P3 वायरस है, वेयर एज पोलियो वायरस टाइप 2 इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ओके, एंड इसमें होती है सी सब टाइप। ओके, इसका रिजर्वायर जो होता है ना वो ह्यूमन मैन होता है। P2 वायरस जो ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, इसका रिजर्वायर जो होता है ना ह्यूमन ही होता है, एंड इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल। ओके, सो ये एक डायरियल डिजीज है। सी, पोलियो डिजीज का इन्फेक्शन मेनली 4 डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट करता है। एक तो इनएपेरेंट, फिर एपेरेंट। तो जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो होता है आपको इनएपेरेंट, जो कि 90% केस रिप्रेजेंट करती है इनएपेरेंट टाइप। एंड माइनर या एबॉर्टिव टाइप जो होता है वो 4 to 8% होता है पोलियो इसकी वजह से। एंड नॉन पैरालिटिक पोलियो जो होता है वो होता है, यहाँ पे नन छूट गया है, नॉन पैरालिटिक। ओके, तो नॉन पैरालिटिक 1%। एंड इसकी जो सबसे डेंजरस फॉर्म है पैरालिटिक पोलियो। तो पैरालिटिक पोलियो जो होती है वो लेस देन 1% ही उसका चांस होता है। ओके, तो इनफैक्ट ओल्डर स्टडीज में तो पता चला था कि फॉर एवरी 1 केस ऑफ क्लिनिकल पोलियो देयर आर 1000 सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रेन, एंड
75 सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इन द एडल्ट। सो इफ़ हम पोलियो की वैक्सीन को देखें तो इंडियन प्रोग्राम में दो तरह की होती हैं ये। एक तो होती है OPV7 वैक्सीन, ओके, तो OPV7 वैक्सीन, एंड दूसरी होती है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, जिसको हम सार्क वैक्सीन भी बोलते हैं, जो IPV है, IPV सार्क बोलते हैं। एंड OPV जो अभी भी इंडियन प्रोग्राम में रूटीन इम्यूनाइजेशन में पोलियो इवन वर्ल्ड में भी यूज़ कर रहे हैं पोलियो के लिए, तो वो है आपको बाईवैलेंट। अब क्योंकि P2 इरेडिकेट हो गया, इसलिए P1 एंड P3 बस इसी के अगेंस्ट में ये OPV काम करती है। P2 जो P2 पोलियो वायरस के लिए अगेंस्ट में जो बनता था ना, उसको हटा दिया गया है वैक्सीन प्रोग्राम से, ओके, क्योंकि ये दुनिया से इरेडिकेट हो गया। नाउ सी अनदर डिजीज दैट इज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। एपिडेमियोलॉजिकली इनका कॉजेटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होने चाहिए। तो टाइप A हेपेटाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है पिकोरना वायरस, और पिकोरना वायरस के अंदर इंटेरोवायरस 72, स्पेशली इट इज़ नोन एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस A। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 15 to 45 डेज, मीन्स रफली 2 to 6 वीक्स। एंड इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल। सी हेपेटाइटिस B का कॉजेटिव एजेंट होता है हिपेडना वायरस, हिपेडना वायरस होता है। एंड हेपेटाइटिस C का हिपैसी वायरस होता है। हिपैसी वायरस एक तरह का फ्लेवी वायरस माना जाता है, ओके। सी हेपेटाइटिस D का पॉजिटिव एजेंट होता है विरियोट्स, विरियोट्स होते हैं। एंड हेपेटाइटिस E का जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है कैल्सी वायरस ग्रुप के वजह से, ओके। सो इन सब का हम इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस B का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 45 to 180 डेज, मीन्स अप्रॉक्स 6 to 6 months। इट्स मोस्ट कॉमनली आस्क्ड MCQ। हेपेटाइटिस B का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये मोस्ट कॉमनली आपसे MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस C का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 to 120 डेज, एंड हेपेटाइटिस D का इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 90 डेज होता है। हेपेटाइटिस E का इंक्यूबेशन पीरियड 21 to 45 डेज होता है, ओके। सी हेपेटाइटिस A एंड E, जो A एंड E है, इसका A और E, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ना ये फीको ओरल होता है। हेपेटाइटिस A का ट्रांसमिशन जो है ना ये पेरेंटल रूट से भी हो सकता है, पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट से भी होता है कभी कभी। बट हेपेटाइटिस B, C और D, तो B, C और D जो है इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है सेक्सुअल रूट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो निडल से, सिरिंज से, पेरेंटल रूट के थ्रू स्प्रेड करता है। सो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो हेपेटाइटिस B के सीरम मार्कर से आते हैं। सी हेपेटाइटिस B के जो सीरम मार्कर है ना वो टोटल 6 होते हैं। हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस B कोर एंटीजन एंड हेपेटाइटिस B इन्वेलप एंटीजन। सी तो सबसे पहले 3 एंटीजन अपीयर होते हैं, देन 3 एंटीबॉडी अपीयर होते हैं, ओके। तो एंटीजेंस में सबसे पहले आपको सरफेस एंटीजन अपीयर होता है। फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, देन उसके बाद में होता है कोर एंटीजन अपीयर होता है, देन आपको इन्वेलप एंटीजन लास्ट में, सबसे लास्ट में अपीयर होता है। तो फर्स्ट हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, देन HBCAG, देन HBEAG, ओके। बट एंटीबॉडीज जो होते हैं ना इस ऑर्डर में अपीयर नहीं होते हैं। तो एंटीबॉडी में सबसे पहले आपको अपीयर होता है कोर एंटीबॉडी, कोर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी अपीयर होता है। तो एंटी HBC सबसे पहले अपीयर होता है, एंड उसके बाद में आता है इन्वेलप के अगेंस्ट में एंटी HBE, ओके। तो ये सेकेंड बार मतलब सेकेंड टाइम आता है। एंड फर्स्ट एंटीजन जो है, जो सरफेस एंटीजन है, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी आती है ना ये सबसे लास्ट में बनती है, ओके। तो जो सरफेस एंटीजन है वो सबसे पहले आता है, बट सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो सबसे लास्ट में बनती है, ओके। नाउ लेट्स सी इट्स एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन द बॉडी इज HBsAg।
एंड इसे एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर भी माना जाता है HBsAg को। HBs एंटीजन को हम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के भी नाम से जानते हैं। से सरफेस एंटीजन के बाद जो कोर एंटीजन अपीयर होता है ये रेयरली प्लाज्मा में मिलता है। ओके, रेयरली अपीयर इन द प्लाज्मा। HBeAg मीन्स जो इन्वेलप एंटीजन है उसको माना जाता है मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी। इट इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन इन द बॉडी। सी एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन, ये सबसे पहले एंटीबॉडी है जो अपीयर होती है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर एंटीजन, ये सबसे पहले फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर। एंड इसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस मार्कर के तौर पे इसे IgM टाइप को, इसमें IgM टाइप को प्रीफर करते हैं। ओके, सो इफ एंटीबॉडी टू इन्वेलप एंटीजन अपीयर हो जाए, अगर एंटीबॉडी टू इन्वेलप अपीयर हो जाए यानी कि एंटी HBe अगर अपीयर हो जाता है, इसका मतलब है कि वायरल रेप्लिकेशन हैज़ स्टॉप्ड। वायरल रेप्लिकेशन जो है ना वो रुक गया है। एंड इसे हम मार्कर ऑफ गुड प्रोग्नोसिस भी कहते हैं, क्योंकि वायरल ऑफ रेप्लिकेशन हमें जब पता चल गया कि ये रुक गया तो क्या है, प्रोग्नोसिस का मतलब अच्छा है, डिजीज क्योर मतलब ठीक हो रही है थोड़ी बहुत। एंड एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजन अगर आ जाए, एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजन अगर आ जाता है तो इससे एंड ऑफ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में भी आपको anti-HBs ही मिलता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द कोलेरा। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा इज विब्रियो कोलेरी। ओके, तो विब्रियो कोलेरी में एल्टोर जो वेराइटी है ये 3 टाइप्स की होती है। एंड 3 टाइप्स का पहले होता था, ओगावा, इनावा एंड इकोजिमा। तो इंडिया में कॉमनली ओगावा होता था, बट रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है कि इस ओगावा को अब हाइब्रिड वेराइटी ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, सी कोलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 to 2 days होता है। एंड ये डायरियल डिजीज है, सो इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। सी कोलेरा में राइस वाटरी टाइप की डायरिया मोस्ट स्पेसिफिक होती है। नाउ सी द ट्रीटमेंट ऑफ द कोलेरा। तो केसेस के ट्रीटमेंट में एडल्ट में हम डॉक्सीसाइक्लिन को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन में या प्रेगनेंसी में वी यूज़ एजिथ्रोमाइसिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। प्रेग्नेंट फीमेल में या फिर चिल्ड्रन में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोप्रोफाइलैक्सिस। और कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन। ओके, इसके एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को वेरीफाई करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइलैक्टिक मेजर इज हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो नाउ सी टाइफाइड। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है आपको साल्मोनेला टाइफी, ये आप सबको तो पता ही होगा। एंड ये भी एक डायरियल डिजीज है, तो इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो फीको ओरल रूट ही होगा। टाइफाइड की इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो ये होता है 10 to 14 days, या फिर रफली आप 1 to 2 week कह सकते हैं। एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ये होती है पी शूप डायरिया। इसके डायग्नोसिस को हम एक न्यूमोनिक से याद रखते हैं। ओके, बासु। तो बासु में बी स्टैंड्स फॉर ब्लड कल्चर, ए फॉर एंटीबॉडीज मीन्स जो विडाल टेस्ट होता है वो, एंड एस फॉर द स्टूल कल्चर, एंड यू इंडिकेट यूरिन कल्चर। तो इफ आप इन 4 टेस्ट को सीक्वेंस में देखो तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये जो बासु है ये निमोनिक आपको याद रखना है। तो इसको अगर आप सीक्वेंस में देखते हो तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि ब्लड कल्चर जो होता है ना ये फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। एंड एंटीबॉडीज को 2nd वीक्स ऑनवर्ड बेस्ट टेस्ट माना जाता है। स्टूल कल्चर को 3rd वीक्स ऑनवर्ड, एंड यूरिन कल्चर को 4th वीक ऑनवर्ड बेस्ट टेस्ट माना जाता है। बट ओवरऑल ब्लड कल्चर इज द बेस्ट टेस्ट। अगर सबसे पूछा जाए कि ओवरऑल चारों में सबसे बेस्ट कौन है तो ब्लड कल्चर सबसे बेस्ट टेस्ट होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन ऑफ द टाइफाइड। तो ट्रीटमेंट ऑफ केसेस के लिए
जो टाइफाइड के केसेस हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं वो होता है सिफेलोस्पोरिन्स। इफ़ ये अवेलेबल ना हो तो क्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर ओफ्लॉक्सासिन को भी हम यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो कैरियर्स के जो टाइफाइड के कैरियर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पीसिलिन या फिर एमॉक्सीसाइक्लिन। तो ये कॉम्बिनेशन में देते हैं विद द प्रोबेनिसिड के साथ में, एंड ये अप्रॉक्स 6 वीक्स तक दिया जाता है। सी वैक्सीन की जो इसकी टाइफाइड की वैक्सीन है उसके 3 मेजर टाइप्स हैं जो इंडिया में टाइफाइड के लिए अवेलेबल हैं। वो है आपको टाइफोरल, इट्स ए लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। जो टाइफोरल है तो टाइफोरल आपको लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है। एंड सेकेंड जो टाइप है दैट इज टाइफिम वी.आई. तो टाइफिम वी.आई जो इसमें वी.आई है, ये वी.आई आपको पॉलीसेक्राइड है, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं। ओके, एंड थर्ड वैक्सीन इज टैब। तो टैब वैक्सीन में क्या क्या होते हैं? टैब वैक्सीन में एक तो होता है टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड ए एंड पाराटाइफाइड बी। ओके, तो ये तीनों होते हैं कंपोनेंट इसके। सी जो भी डायरियल डिजीजेज हैं इनमें डेथ रोकने का जो बेस्ट वे है वो क्या है? सी डायरियल डेथ जो होता है ना वो पॉजिटिव एजेंट की वजह से उतना नहीं होता है, ये डिहाइड्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा होता है डायरियल डेथ। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑल डायरियल डिजीजेस? तो सारे डायरियल डिजीज के लिए सिंगल आंसर है दैट इज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, इट इज अदरवाइज नोन एज मेडिकल सुपर डिस्कवरी ऑफ लास्ट सेंचुरी। इसको मेडिकल सुपर डिस्कवरी ऑफ लास्ट सेंचुरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो आजकल जो हम ORS यूज़ करते हैं वो WHO की लो ऑस्मोलरिटी ORS है, जिसका कंटेंट कंपोजिशन भी एग्जाम में काफ़ी डिटेल में आपसे पूछा जाता है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। किसी भी ORS में मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट एंड ग्लूकोज। ओके, तो ये 4 कंपोनेंट हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो होता है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड इज 1.5 ग्राम एंड सोडियम साइट्रेट जो होता है वो होता है 2.9 ग्राम एंड ग्लूकोज की मात्रा 13.5 ग्राम होते हैं। तो टोटल ये कंटेंट जो है एक ORS पैकेट का ये होता है आपको 20.5 ग्राम का। तो 1 पैकेट ORS मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो एक पैकेट जो ORS का होता है इसको हम 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करते हैं। इट शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 24 आवर। मीन्स अगर एक पैकेट जो है इसको 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड विद इन 24 आवर। ओके, तो जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करते हो ना तो 5 डिफरेंट आयरन जनरेट होते हैं। जब भी हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो जो आयरन जनरेट होते हैं जिनकी ऑस्मोलर कंसंट्रेशन भी आपको याद रखना होता है। ओके, तो ये जो आयरन जनरेट होते आयन जो इसमें जनरेट होते हैं वो हैं आपको सोडियम आयन जिसकी कंसंट्रेशन है 75 मिलीमोल पर लीटर एंड पोटेशियम आयन भी जनरेट होता है जिसकी कंसंट्रेशन 20 मिलीमोल होती है एंड क्लोराइड की 65 मिलीमोल पर लीटर होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरे से क्लोराइड का छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो 65 मिलीमोल पर लीटर है, साइट्रेट की 10 मिलीमोल पर लीटर एंड ग्लूकोज की 75 मिलीमोल पर लीटर होती है। तो इफ़ आपने 1 ORS पैकेट को 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया तो उसकी जो टोटल ऑस्मोलर कंसंट्रेशन है तो ये टोटल ऑस्मोलर कंसंट्रेशन आपको हो जाएगी 245 मिलीमोल पर लीटर। ओके, तो इफ़ आपसे ये कंटेंट कंपोजिशन पूछा जाए तो आपको इसके लिए याद रखना है। अगर आप इसे पूरा याद नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप इसमें से कुछ याद रख लो कि जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है एंड सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ को एटलीस्ट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रिजोमल सॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो इज ए टाइप ऑफ ORS। जो रिजोमल सॉल्यूशन है ये भी एक टाइप का ORS है। इसकी फुल फॉर्म होती है
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर द माल न्यूट्रिशन। ओके, तो इसके वर्ड में ही छुपा है। आप यहाँ पे देखो, रिफॉन, रिहाइड्रेशन, SO सॉल्यूशन और MAL माल न्यूट्रिशन। ओके, तो रिजोमल की फुल फॉर्म है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर द माल न्यूट्रिशन। तो ट्रॉपिकल टेम्परेट जो कंट्रीज हैं उनमें WHO लो ऑस्मोलरिटी ORS भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, तो उसमें बेटर जो रिजोमल को माना जाता है, बेटर जो ORS है वो रिजोमल को माना जाता है। इसमें क्या होता है ना कि सोडियम को हाफ कर देते हैं, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको हाफ कर दी जाती है एंड पोटेशियम डबल कर दिया जाता है। तो सोडियम रफली 45 मिलीमोल पर लीटर होती है एंड पोटेशियम 40 मिलीमोल पर लीटर हो जाता है। ओके, सो एक और है सुपर ORS। तो सुपर ORS क्या होता है, तो जब एक ORS में ग्लूकोज को यूज करते हैं तो उसका मेजर पर्पस होता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ORS में जो ग्लूकोज होता है उसका काम होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। जैसे कि आप बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट या फिर सिम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बट ग्लूकोज यूज करने से भी रिजल्ट अगर उतने अच्छे नहीं आते हैं तो हम ग्लूकोज की जगह पर कोई और शुगर यूज करते हैं। ओके, तब हम इसे सुपर ORS कहते हैं। अगर ग्लूकोज की जगह पर कोई और शुगर यूज करें तो उसको हम सुपर ORS कहते हैं। तो सुपर ORS में राइस स्टार्च या फिर एलानिन बेस्ड ये ORS होता है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेट ऑफ डिजीज, दैट इज वर्म इन्फेस्टेशन। सो फर्स्ट वर्म इन्फेस्टेशन में हम देखते हैं गिनी वर्म। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ओके, इसका जो लास्ट केस इंडिया में रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1996 जोधपुर राजस्थान में मिला था। ओके, एंड ये जोधपुर जो राजस्थान में है वहाँ मिला था। एंड ये डिजीज़ जो है ये राजस्थान में स्टेप वेल की वजह से सबसे ज़्यादा होती थी। एंड ये एक ऐसा वेल होता था ना जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं एंड आप उसमें अंदर तक सीढ़ियों से जा सकते हो पानी भरने को। तो इस वेल में जब भी कोई गिनी वर्म का इन्फेक्टेड केस पानी में चलकर नीचे जाता था ना, तो क्या होता था कि जैसे ये पानी है और स्टेपवेल बनी हुई है, तो जब भी कोई गिनी वर्म का इन्फेक्टेड पर्सन इस पानी में नीचे चल कर जाता था तो पानी के कांटेक्ट में आते ही स्किन लीजन जो है ना वो रप्चर कर जाता था और उसमें से गिनी वर्म के एम्ब्रायो बाहर आ जाते थे और उनको साइक्लोप्स खा लेते थे। और वो पानी जब कोई एक हेल्दी ह्यूमन कंज्यूम करता था ना तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेप वेल को बैन करते ही गिनी वर्म इंडिया से एलिमिनेट हो गया। तो इंडिया को गिनी वर्म का जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन है वो फरवरी 2000 में मिला। गिनी वर्म इज ए टाइप ऑफ वाटर बेस्ड डिजीजेस। यह एक वाटर बेस्ड डिजीज है एंड इसमें साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो जब ये डिजीज इंडिया में होती थी तो उसको ट्रीट करने के लिए 3 मेडिसिन यूज होती थी, दैट इज नाइरिडाजोल, मेबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। ओके, तो ये तीनों मेडिसिन उस टाइम में यूज होती थी। नाउ सी द राउंड वर्म, सो वी आल्सो कॉल इट द एस्केरिएसिस। हम इसको एस्केरिएसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स भी बोलते हैं एंड इसका जो एस्केरिएसिस बोलते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो होता है एस्केरिएसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स एंड ये इंडिया का मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो 2 मंथ्स होती है एंड इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल है। और इंडिया में इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपको एल्बेंडाजोल। हुकवर्म आप देखें तो हुकवर्म इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट है ये होता है एनसाइक्लोमा ड्यूडेनेले एंड इसलिए इस हुकवर्म को एनसाइक्लोमेटोसिस भी कहते हैं। ओके, तो इसका एक और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज नेक्टर अमेरिकेनस। ओके, तो इसके 2 पॉजिटिव एजेंट है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना ये भी 2 टाइप की होती है। ओके, सो 5 वीक टू 9 मंथ होता है एनसाइक्लोमा ड्यूडेनेली के लिए एंड 7 वीक्स जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है नेक्टर अमेरिकेनस के लिए। ओके, सो
इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ना वो काफ़ी अनयूजुअल होता है. इट इज़ डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ऑफ द फुट. ये क्या होता है ना कि डायरेक्ट पेनिट्रेट कर जाता है जो फुट पैर के स्किन में. ओके, सी हुकवर्म का एसोसिएशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ भी इसका एसोसिएशन देखा गया है. हाइपो एल्बुमिनेमिया में जिसमें एल्बुमिन का लेवल कम होता है उसमें भी ये एसोसिएटेड होता है. इसमें 0.03 to 0.2 ml पर वर्म पर डे ब्लड लॉस होता है. ओके, मीन्स अगर एक वर्म एंटर करता है तो उससे पर डे 0.03 to 0.02 ml ब्लड का लॉस होता है, जिसका एवरेज जो है ना वो अगर आप एवरेज देखो तो 0.1 ml पर वर्म पर डे है. एंड इसके एपिडेमिक का पता लगाने को हम चैंडलर इंडेक्स को यूज़ करते हैं. ओके, तो ये जो चैंडलर इंडेक्स है इसे यूज़ करते हैं. दिस इज नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम स्टूल इन ए कम्युनिटी. ओके, तो इसको मेज़र करने के लिए हम कैटोकैट्स टेक्निक यूज़ करते हैं. X measured by the Catocats technique. If Chandler index is more than 300, then we say that it is a major public health problem. Okay. Now see the tapeworm. तो ये टेपवर्म जो होता है ना ये दो टाइप का होता है. एक इसमें जिसका पॉजिटिव एजेंट अगर आप देखो तो ये होता है टीनिया सोलियम एंड टीनिया सिजिनाटा. ओके, तो दोनों जो डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट है जिसमें सेक्सुअल साइकिल होता है वो मैन ही होता है. दोनों का जो डेफिनेटिव होस्ट है प्राइमरी होस्ट वो मैन होता है. बट इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट या फिर जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है. ओके, तो डेफिनेटिव होस्ट इज मैन फॉर बोथ टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा. बट जो इंटरमीडिएट होस्ट है ये दोनों का अलग है. तो टीनिया सोलियम के लिए इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो पिग्स है एंड टीनिया सेजिनेटा के लिए इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो आपको कैटल है. ओके, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिट जो होता है ये होता है बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड मीट और बीफ आप बोलो तो कंटामिनेटेड मीट के कंजम्पशन से होता है. तो इफ़ आप इन्फेक्टेड बीफ खाते हो या फिर कोई भी मीट खाते हो इन्फेक्टेड मीट देन आपको टीनिया हो सकता है. मोस्टली ये बीफ से ही होता है. एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 14 वीक्स होता है. ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसके ड्रग ऑफ चॉइस में है प्राजिक्वेंटल एंड नाइक्लोजामीन है. ओके, सी अल्बेंडाजोल को हम यूज़ करते हैं फॉर द सिस्टिसर्कोसिस. ओके, तो सिस्टिसर्कोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं. नेशनल डीवर्मिंग डे जो होता है वो इंडिया में आपको 10 फरवरी को मनाया जाता है. 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. बट कुछ स्टेट्स में 10 अगस्त को भी इसका एडिशनल राउंड किया जाता है. ओके, सो व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव. तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है तो किन लोगों को इसमें हम कवर करते हैं. तो इसमें नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम में हम स्कूल एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन को कवर करते हैं. एंड इसमें 1 to 19 ईयर ओल्ड बच्चे एंड एडोलेसेंट को कवर किया जाता है. इस नेशनल डीवर्मिंग डे या फिर डीवर्मिंग प्रोग्राम की लिंकेज जो है वो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम से की गई है. ओके, और नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम में इंडिया में अल्बेंडाजोल की 400 ग्राम की टैबलेट दी जाती है. ओके, सी इन्फेंट्स में नहीं दी जाती है ये जो अल्बेंडाजोल है 400 मिलीग्राम की टैबलेट. तो ये इन्फेंट्स में नहीं दी जाती है. तो इन्फेंट्स आपको पता है कि 0 to 1 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. तो इन्फेंट को नहीं दी जाती है. बट इफ़ ये बच्चा 1 to 2 ईयर की एज का है देन उसको हाफ टैबलेट देते हैं. एंड इफ़ वो 2 to 19 ईयर ऑफ एज का बच्चा है देन उसे हम 1 टैबलेट देते हैं. ओके, so that's all. In the next video we will discuss the vector borne diseases, then arboviral and viral infection and surface infection. Okay, so if you have not subscribed my channel yet then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.